नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आप सभी का साइंस का टेस्ट लेने वाला हूं 25 क्वेश्चन का। दोस्तों अगर आप लोगों ने 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन का उत्तर आपने दे दिया तो मैं दोस्तों दिल पर हाथ रख के कहता हूं आपकी तैयारी लाजवाब है। और आप जब साइंस का पेपर देने जाइएगा फाइनल एग्जाम में तो आपका साइंस का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस टेस्ट को आप जरूर दीजिएगा और 25 में से 20 अंक आप प्राप्त करने की कोशिश करिएगा। और इस वीडियो को ना अपने तमाम सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दो। और ऐसे ही दोस्तों हर सब्जेक्ट का आप लोगों का बीच बीच में टेस्ट लेते रहेंगे, तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग ना अंत में हमें जरूर बता दीजिएगा कि कितना सही हुआ है, वो भी ईमानदारी से आप लोग बताइएगा अंत में कि कितना आप लोगों का क्वेश्चन सही हुआ है 25 क्वेश्चन में से, ठीक है। आप लोगों को दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी नामक बीमारी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह नामक बीमारी होती है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी नामक बीमारी होती है दोस्तों? तो मधुमेह नामक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए दोस्तों क्या क्या आवश्यक होता है? दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए CO2 भी आवश्यक होता है, क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है, यहाँ तक कि दोस्तों जल भी आवश्यक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी आवश्यक होता है। डी नंबर आपका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत मात्रा क्या है? यानी कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत मात्रा पूछा गया है। दोस्तों वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत मात्रा 0.03% होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। और वायुमंडल में N2 का प्रतिशत मात्रा दोस्तों कितना होता है? 78% होता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का O2 का कितना होता है? तो 21% होता है। ये दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके साथ साथ आपको ये भी याद करने की जरूरत पड़ेगा, बहुत लोगों को याद होगा, बहुत अच्छी बात है। और आपका पेपर साइंस का बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग भी चाहते हो साइंस का पेपर अच्छा जाए तो कमेंट आप लोग जरूर करिएगा लास्ट में आप लोगों का कितना सही हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम तो समझो कि आज नहीं तो कल होने ही वाला है। और बहुत डर भी आप लोगों को लग रहा होगा एग्जाम को लेकर, लग रहा है ना। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था सर एग्जाम को लेकर बहुत डर लग रहा है, एडमिट कार्ड भी आ चुका है हमारा, है ना। चलिए तो अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 4 नंबर, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होता है। देखो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है स्वपोषी भोजन के लिए। स्वपोषी पोषण को या स्वपोषी भोजन को, पोषण मतलब कि भोजन आहार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल भी होगा, सूर्य का प्रकाश भी होगा, H2O और CO2 भी होगा। यानी कि इसका भी आंसर क्या होगा? तो आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है? दोस्तों हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़े होंगे। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों C6H12O6 नामक पदार्थ का निर्माण होता है। और ये दोस्तों क्या है? तो ये हमारा ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज होता है। और ये ग्लूकोज कौन सा पदार्थ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट नामक एक पदार्थ का निर्माण होता है, जो पदार्थ आपका ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र ये होता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? मनुष्य की दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग इनामेल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 7 नंबर, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? जो आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आप लोग बताइएगा आवर्तों की संख्या कितना होता है? तो 7 गो होता है। कितना? 7 गो होता है। अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी, ए नंबर ना, ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम दोस्तों, हीलियम का संकेत He होता है। और पूछा गया हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम दोस्तों एक अक्रिय तत्व होता है। हीलियम क्या होता है? एक अक्रिय तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। और ये जो हीलियम है ना, इसको हम लोग शून्य वर्ग के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग शून्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 18 का तत्व होता है। ये ग्रुप 18 का तत्व होता है। यानी कि ये वर्ग 18 का तत्व होता है। इसकी जो वाइलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है, वो 0 होती है। इसलिए हम लोग इसे 0
जीरो वर्ग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी कि शून्य वर्ग के भी नाम से जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो न्यूलैंड ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न आपका है 10 नंबर दोस्तों, आवर्त सारणी के 36 कतारें कहलाती है। जो आवर्त सारणी के जो नीचे वाला कतारें होती है ना, जो 36 रेखा होती है, 36 कतारें होती है दोस्तों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग आवर्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण हुआ है। मतलब कि दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण कैसा हुआ है दोस्तों? तो आपको याद रखना दोस्तों, तत्वों के जो वर्गीकरण का आधार है वो है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कहो या परमाणु क्रमांक कहो, परमाणु क्रमांक को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं और इसको बढ़ते क्रम में सजाया गया है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। तो ऑप्शन में दोस्तों डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। याद रखिएगा, संख्या को हम लोग क्रमांक भी बोलते हैं, यानी कि संख्या इज इक्वल टू आप क्रमांक भी कह सकते हो। क्रमांक यानी कि संख्या क्रमांक दोनों सेम होता है। यहाँ पर संख्या की जगह पर अगर क्रमांक भी देगा तो ऑप्शन देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर इसका आंसर ये होगा कि वो होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहलाते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं दोस्तों? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं और दोस्तों इसका एक और नाम होता है समूह। इसका एक और नाम होता है समूह, जो कि आपको याद रखना है। इसको हम लोग समूह भी बोलते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को या तो वर्ग कह सकते हैं या तो हम लोग समूह कह सकते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न आता है 13 नंबर कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों डोबेराइनर ने तिर्यक नियम का प्रतिपादन किया था। तो डोबेराइनर आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 13 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 14 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? दोस्तों मनुष्य का शरीर का जो सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट जो ग्रंथि होता है ना, वो कौन सा होता है? तो दोस्तों लीवर होता है। लीवर यानी कि करेजी, मतलब कि लीवर होता है, जिसको हम लोग ना हिंदी में क्या बोलते हैं? तो यकृत बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, लीवर होता है। अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 16 नंबर आपका क्वेश्चन आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या होती है वो 18 होती है। लेकिन अगर पूछेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो सिर्फ 8 होती है। लेकिन यहाँ पर आधुनिक पूछा है तो कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा दोस्तों 18। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपके पास क्वेश्चन आता है 17 नंबर, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन मतलब दोस्तों होता है N2 और N2 मतलब NN के बीच में ना, NN के बीच में ट्रिपल बंधन बनता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनता है। 3 गो बंधन बनता है, 3 गो पाई रहेगा, 3 गो यहाँ पर लकीर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 18 नंबर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaCO3। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है 19 नंबर, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र। देखिए सोडियम कार्बोनेट को हम लोग सोडा एस भी बोलते हैं और इसको ना कठोर जल से मृदु जल बनाने में इसका उपयोग भी होता है ना। तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Na2CO3। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों 20 नंबर, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा,
सिंगल बॉन्ड CO के द्वारा। कभी कभी दोस्तों ऐसे भी दिया रहता है CO के द्वारा, या फिर कभी कभी ऐसे भी दिया रहता है, या फिर कभी कभी सिंगल में ऐसे करके दिया रहता है, तो कभी कभी CO ऐसे करके दिया रहता है। तो जो भी ऑप्शन में जिस टाइप का रहेगा उस टाइप से आप आंसर टिक लगाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, बट आपको CO याद रखना है। तो CO ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होता है वो हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार होता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल होता है ऑप्शन नंबर सी में जो दिया ना वही होता है C6H6। इसका जो नाम होता है वो क्या है, तो दोस्तों ये बेंजीन होता है। ये दोस्तों बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है आप लोग देख लीजिए, ये भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो दोस्तों यही बेंजीन है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है 22 नंबर, सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है। दोस्तों OH का क्रियाशील मूलक आपको बताना है। तो दोस्तों OH का जो क्रियाशील मूलक होता है वो दोस्तों होता है एल्कोहल। क्या होता है दोस्तों, तो एल्कोहल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों C नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, एल्कोहल होता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 23 नंबर। 23 नंबर दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों बैटरी से सिर्फ और सिर्फ दिष्ट धारा प्राप्त होती है। किस प्रकार की धारा, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा मतलब होता है DC, यानी कि डायरेक्ट करंट होता है। क्या होता है, तो डायरेक्ट दोस्तों डायरेक्ट करंट होता है। DC मतलब होता है डायरेक्ट करंट, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर A सही जवाब मिल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। मतलब कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों A नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा 24 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 का, ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 25 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है और इसका आंसर दोस्तों आपका जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा माइकल फैराडे ने। फैराडे मतलब कि इनका पूरा नाम है माइकल फैराडे। अब दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों ने 25 क्वेश्चन में से कितना का उत्तर दिया। आप प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा, तभी हम आपको बोला हूं कि दिल पर हाथ रख के कहता हूं तुम 25 में से 20 सही करके देखो, तुम्हारा सबसे पेपर ना साइंस का आसान जाएगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। साइंस का पेपर आप दीजिएगा तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। और दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई भी चार्ज और नहीं लगता है। सारे लड़के और सारी लड़कियां उसमें जुड़ी हुई है, आप लोग भी दोस्तों उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।